नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। 3 पॉइंट्स लेके मैं आज मेरे पास मेहमान हैं, उनसे बात करूंगा। 3 पॉइंट्स है। एक तो ये है कि 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो आया है उसको वो कैसे देखते हैं और उसके क्या असरात हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्योंकि इस 3 रुकनी बेंच में बाइकाट कर दिया था पूरी के पूरे, तो क्या ये इसका वाकई फिर आगे मसला जाके फुल कोर्ट पे जाता है या नहीं जाता। तीसरी एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की ज़रूरत पे बात की गई। आज एहसन बून साहब ने, जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बड़ा अहम सवाल उठाया है। तो मैं इस वक्त मेरे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन बून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, क्योंकि एहसन बून साहब की तबीयत कुछ नासाज है, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ, पहला सवाल उनसे कर लेता हूँ। एहसन बून साहब, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उसके जवाबात आप मुझे दे दीजिए। एक तो ये है कि ये जो फैसला आया है 3 रुकनी जज का, जिसे एक बड़ी तवील सियासी जो जमातें हैं, 11 जमातें, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। दूसरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की ज़रूरत पे आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी क्या अहमियत है सर। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये अर्ज करूंगा कि चूंकि मेरा बड़ा एहतराम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे अदारों की इज्जत और तकरीम नहीं होगी, ये निज़ाम जो है ये नहीं चल सकेगा। इसीलिए हमने उसमें यासीन आज़ाद साहब भी थे और बाकी भी हमारे बहुत सारे साथ और दोस्त थे। हमने ये किया कि हम तमाम के तमाम दोस्त गए, हमने रिक्वेस्ट की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे और उसमें इस तरह के नेशनल इशू पे बात हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली ये फैसला आया। ये फैसला मेरी नज़र में मुतसादम है। जो पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पे ओपिनियन दी हुई है, उससे मुतसादम है। दूसरी बात यह है कि ये फैसला जो है, जिसमें खुद जनाब चीफ जस्टिस साहब ने एक अपनी जजमेंट का हवाला दिया है, जो 5 मेंबर बेंच जजमेंट है उसका हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अपने कॉन्शियस से अगर कोई जज जो है वो इसको अदरवाइज व्यू पॉइंट लेना चाहता है तो ही कैन। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बहैसियत से एक कानून के तालिब इल्म में तरीक़ेकार है, उसके मुनाफी है कि अगर 3 मेंबर बेंच जो है वो कॉन्शियसली एक जजमेंट को रेफर कर रहा है, तो उसको चाहिए कि ये मिनिमम 5 मेंबर हो। ओवर रूल करना है तो या उससे ज्यादा तादाद में होना चाहिए, 7 मेंबर बेंच होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। इसी तरह एक जजमेंट जो है वो 11 मेंबर बेंच की है, जो जस्टिस अजमत सईद साहब वाली है, 2015 वाली। अगर उसको रेफर किया है तो उसमें उन्होंने फरमाया है कि वो चूंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली 63A पे नहीं थी और 63A की उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं और उस पर एक फाइंडिंग है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन जुडिशल नॉर्म्स के मुनाफी हैं और जुडिशल हमारा जो सेटल्ड लॉ है वो इसको नहीं, बल्कि समटाइम ये हम कह सकते हैं, हम कहते होते हैं कि ये जजमेंट पार इंक्यूरियम है, कि इसमें इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ दे दी गई है, कि उसमें प्रीवियस जजमेंट्स जो हैं उनको
कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, जनाब जज साहब ने कह दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उस बाकी बात नहीं है। मैं ये पहले दिन ये कहता था कि जो 63A पे ओपिनियन थी वो मैंने इसीलिए, मेरा रिव्यू जो है वो बहैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट वो पेंडिंग है, और मुझे अब लग रहा है कि वो रिव्यू इसी तरह मेरी सदारत का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो जज साहब चीफ साहब नहीं लगाएंगे। जब मैंने और मेरे बाकी सदूर जो हैं उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की, ये बड़ी तकलीफ से बातें होती हैं। हमने अब इस सिस्टम ने के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पोस्टेरिटी के लिए काम करना है, सिस्टम के लिए बात करनी है, आइन के लिए बात करनी है, कानून के लिए बात करनी है। लेकिन जब हम अपने पर्सनल मोटिव के लिए बात करेंगे, पर्सनल अपनी ख्वाहिशात के लिए बात करेंगे, पर्सनल एजेंडा के लिए बात करेंगे, अगर सदीक हंस रहा है, मैं इस पे प्रोग्राम में इसको कुछ नहीं कहता, बाद में इससे बात करूंगा। लेकिन मैं ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें इस मुल्क के लिए सोचना है, इन अदारों के लिए सोचना है, और मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, और मैंने आज अपनी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इसमें बात की कि बात अपना जो हमारी ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल बार एसोसिएशन की मीटिंग थी, उसमें हमने कल के जुडिशल कमीशन के लिए भी बात की और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी बात की कि कोई ना कोई क्राइटेरिया बना लें, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को देख लें। लेकिन यहाँ पे हर जो भी आता है वो हमें ज़ियाउल हक से लेकर आज तक आयतें सुना के चला जाता है। अल्लाह माफ़ी दे, उन आयतों पे हमें अमल करने की भी तौफीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो आप बिल्कुल आराम कर सकते हैं। मैं अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ आऊँगा। शौकत साहब कैसे देखते हैं, एक तो ये कि जी ये जो जजमेंट आई है इसको आप कैसे देखते हैं, और दूसरा ये जो डिमांड आई है बार एसोसिएशन की तरफ से कि जी रूल्स में तब्दीली की जाए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के पावर्स को डाइल्यूट की जाए, इसको एक शख्स तक महदूद ना किया जाए, क्या कहेंगे सर? मैं इस फैसले से बहुत खुश होता अगर ये एक लार्जर बेंच की तरफ से ये फैसला आता। एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि मैं आपके सामने एक प्रपोजिशन रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या ये अगर बेंच जस्टिस मंसूर शाह साहब पर मुश्तमिल होता, जस्टिस ये आफरीदी साहब पर मुश्तमिल होता, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब पर मुश्तमिल होता, तो क्या यही फैसला आता? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल अपोजिट फैसला आता। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आप प्रेडिक्ट कर लें किसी भी बेंच के हवाले से कि कंपोजिशन ऑफ बेंच हो, केस उसके पास लगे और आम लिटिगेंट, वकला या बाकी मीडिया के लोग उस फैसले को प्रेडिक्ट कर दें, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इस जुडिशल सिस्टम के लिए। इस तरह के जो एक डेलिकेट इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उस पर प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि आप अपने बाकी साथियों को, जिनके बारे में आपको पता भी है कि वो आपकी राय से मुत्तफिक नहीं होंगे, फिर भी आप उनको रखें। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब के राय से मुत्तफिक होने वाले जज साहिबान अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा हैं, और अगर ये फुल कोर्ट बन जाती और 7-5 की रेशो से भी ये जजमेंट आ जाती तो इसकी बहुत क्रेडिबिलिटी होती। बाकी ये मैं तो जो 17 मई का ऑर्डर है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का, वो गैर आइनी ऑर्डर है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड ट्रैवल किया है।
उन्होंने आइन को की तशरीह के से तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आइन से बाहर जाकर उन्होंने ये वोटों को मिन्हा करने वाला फैसला दिया। तो अब उस अपने फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये शायद इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अब उसको हम इस अंदाज में कर लें जी कि हमारा ये फ़ैसला। और ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि उस फैसले की अभी तक वो तफसीली फ़ैसला नहीं आया, और एक शॉर्ट ऑर्डर है, वो भी उसी शॉर्ट ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने एक रिट जारी कर दी और उसी हाई कोर्ट के फैसले को मॉडिफाई कर दिया। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। ठीक है जी। और इस वजह से ये एक बेनिफिशरी इस फैसले का कौन है, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए तो अपने इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज, अपने इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन और लोगों का इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एतमाद मैटर करता है। जो मैं समझता हूं कि ये कल वाला फैसला एक और उस तरह के फैसलों में शामिल हो गया है जिनकी वजह से हमारी जुडिशल हिस्ट्री को चेकर्ड कहा जाता है। अब आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूं। देखें, ये इशू बहुत अरसे से चल रहा है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर्स है, केस मार्क करने की अथॉरिटी है, ये जो है इसको एक बड़े सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी हो वो किया करे या कोई इस तरह से मैं समझता हूँ कि इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लेकर ही कर सकते हैं। किसी रद्द अमल में इस तरह का कोई काम करना मेरी दानिश में तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। ये ज़्यादा बेहतर हो कि एक फुल कोर्ट मीटिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यहाँ इस तरफ से जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से तजावीज़ चली जाएं और उस हवाले से उस पर काम हो, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि आप किसी रद्द अमल में आके या अनाइड हो के कोई इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा अज़हर सिद्दीक साहब की तरफ आ जाऊँ, यासीन साहब की तरफ आने से पहले। जी अज़हर सिद्दीक साहब, दोनों सवाल वही आपके साथ है कि एक तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम की बात की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं मैं और कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू में ऑलमोस्ट हर एक में इन्वॉल्वमेंट रही है। 1973 से आइन बना हुआ है और एहसन बून साहब भी इस बेंच को किसी वक्त रौनक बख्शी है उन्होंने पीसीओ के दौर में। शौकत सिद्दीकी साहब भी इस बेंच का हिस्सा रहे हैं। हाई कोर्ट में बेंचेस इसी तरह बनते हैं। हाई कोर्ट में भी कोई सीनियर जजेस या इस हवाले से मैं तो हैरान हूं। मैं समझ रहा था कि शायद हमारे कुछ पुराने जजों ने इस तरह के फैसले दिए हों। ये आज ही क्यों ख्याल आया है? मेरा जो नुक्ता नजर है ना, ये आज सारे हम जाग क्यों गए हैं इस हवाले से। यानी जो बातें जो हो रही हैं, अगर उससे पहले जाकर देखें, हमारी बार काउंसिल अदलिया की आजादी के लिए तहरीक लड़ती रही हैं। सियासी जमातों के जाती मकासद के लिए हमारी बारें कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बारें सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जितनी पिटीशन दायर की हैं, आज जरा आए उनसे पूछें वो सुओ मोटो नोटिस कैसे ले लिया जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला था, और कौन कौन से हमारे वोकला भाई घरों में गए थे। अभी भी बता दिया कि जाके फुल कोर्ट की बातें होती रही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हमारा ये इदारा है और हम इस इदारे की बका के लिए जंग लड़ते रहेंगे। 1973 से 1980 से रूल्स बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के, और आर्टिकल 191 के मुताबिक 191 के मुताबिक बने हुए हैं। आज तक तो कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही क्यों ख्याल आ गया? यानी जो हमारे पीछे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड गुजरे हैं, एक ब्रोई गुजरा है, यानी सीनियर लॉयर्स की इतनी तादाद में आपको बताऊं तो वो मेरे लिए तो बड़ी परेशान कौन है। क्या उनको कानून नहीं आता या हमें ज्यादा कानून आता है? चलते हैं अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये जितनी बातें की हैं, आई बेग टू डिफर और नंबर ऑफ रीजंस। पहली बात मैं बड़ी वजाहत के साथ आपको बताता चलूं, आइन का आर्टिकल 63 बड़ा क्लियर है और हो सके तो मुनासिब उसको ना उर्दू, अंग्रेजी में, पश्तो में लोगों के लिए तकसीम कर दिया जाए समझने के लिए। वहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पार्लिमानी पार्टी। आप जरा समझिएगा सियासी जमातें चाह क्या रही हैं। वो डिक्टेटरशिप चाह रही। किसकी डिक्टेटरशिप चाह रही है? कि बाहर बैठा एक अनइलेक्टेड पार्टी हेड है, वो पार्लियामेंट को चलाए। पूरी दुनिया में ये नहीं होता। हम यहाँ क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं पार्टी हेड जो कहे कि भाई आप वोट इधर डालना है, इधर डालो। वो भाई पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मुंतखब करके आए हैं, वो पार्लिमानी पार्टी वो है। उन्होंने फैसला करना है
कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे करना है। एक बंदा पार्लियामेंट में नहीं हो, पार्लियामेंट से बाहर के फैसले, ये तो डिक्टेटरशिप की वर्स्ट तरीन फॉर्म है। और मेरा सर शर्म से झुक गया है कि सियासी जमातें इस तरह चाह रही हैं, और बड़ी वजाहत के साथ। और जहां तक है ना, ये वाला फैसला सर 17 मई को आ चुका था, बड़ा क्लियर हेडेड फैसला है, बड़ी सीधी बात है, कोई डाउट नहीं। मैंने तो खुद बहस किया उसके अंदर, मुझे तो पता है इस बारे में। और उसके बाद डी सीट हो गए 25 लोग, नए इलेक्शन हो गए। ये जो आज इन्हें ख्याल आया है सबको, उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया? बाकायदा वजीर आला मुंतखब हो गए। अब वो वजीर आला घर जा रहे थे तो उन्होंने कहा ये हमारा बंदा क्यों घर चला गया? भाई हमारे इस दौर के अंदर हमारी बारें इस्तेमाल हुई हैं, वबांगे दोहल में बात कह रहा हूं। और किसी वक्त ये सारा जो वोकला रिप्रेजेंट करते रहे हैं उन केसेस में आज सियासी जमातों के वकील हैं, ये सारा ढकी छुपी बातें नहीं है, ये तारीख लिखी जा रही है, एक वक्त सामने आ जानी है। अब मैं आता हूं इस फैसले की तरफ, क्योंकि इसमें भी मैं हिस्सेदार रहा हूं, मैं बाकायदा कोर्ट की असिस्टेंस की है। अब जो अदालतों में नहीं मौजूद थे उनको नहीं, एहसन बून साहब को तो मैंने अदालतों में नहीं देखा, या बाकी कोई लोग अदालतों में नहीं मौजूद थे, तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खुद अदालतों में मौजूद रहा हूं ना। सबसे पहला फैसला जिसका वो जिक्र करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401। ये सर 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम के चैलेंज करने का केस था, कि तरमीम के चैलेंज करने के हवाले से बात थी, और यही बातें डिस्कस होती रही। पार्लियामानी पार्टी के वोट डालना या पार्टी के हवाले से बिल्कुल सवाल एक दफा भी कंसिडर नहीं हुआ, और ये सारी की सारी पिटीशनें डिसमिस हुई हैं। सारे कोई रूल इसमें लेट डाउन नहीं किया गया। जो कह रहे हैं ना एक सिंगल जज के हवाले से सर्टेन ओपिनियन है, होंगे ओपिनियन, लेकिन वो ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। फिर वोकला महाज के हवाले से बात हुई, फिर एक और कह दिया कि जनाब मेरा ख्याल है फैसला मैंने भी नहीं शायद पढ़ा, लेकिन मैंने जरूर पढ़ा है वो जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड से जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए पनामा केस के हवाले से, तो उसकी ऑब्जर्वेशंस है, और ये सारे डिस्कस हुए हैं। पूरा मौका था, ये भाग क्यों गया अदालतों से? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी केस। इनको मौका पूरा दिया गया। आए बताएं, मजा तब आता है ना, ये अदालतों को बाइकआउट का एक नई इख्तराज कर दी है। मैं तो इसको तौहीन अदालत को समझता हूं कि आपने किस कैपेसिटी में किस हवाले से कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दी। जो इनका केस था कंसाइज स्टेटमेंट पड़ेगी, एक एक चीज। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, जो फुल कोर्ट ख्वाहिशात से नहीं बनता, जजेस ख्वाहिशात से नहीं बनते। ये इस तरह की दरखास्तें मैंने एक दौर में दायर की थी, तौहीन अदालत कहा गया मुझे कि आप अपनी मर्जी के जजेस लेना चाहते हैं, और हम और आप कौन है कि बैठकर फैसले करेंगे, ये जज सुनेगा, वो जज सुनेगा, ये जज सुनेगा। इसका मतलब क्या है? जजेस के नाम लेकर आप डिवाइड कर रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी। क्या मतलब आपका? यानी कि आप चले मैं एक और बता देता हूं, जस्टिस काजी फायद ईसा के जो केस लड़ने वाले लोग थे कौन थे? मैं इतनी खुल के बातें नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट मेक इट कंट्रोवर्सी कि हमारा भैया इसका आम आदमी से क्या, कितने लोग आम आदमी सड़कों में निकला है, पूरी कौम खुश है इसमें। आ जाए, रेफरेंडम करा लेते हैं। मैं चैलेंज देता हूं इस हवाले से, और इसमें मैं एक चैलेंज देता हूं, आ जाए जितने भी लोग आके बाहर पब्लिक के सामने आके डिबेट कर रहे हैं इस पे, जो चाहते हैं ना कि जनाब इस फैसले में क्या कुछ है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा टाइम थोड़ा सा सर सबको देना है। अजहर साहब टाइम देना है ज्यादा। यासीन आजाद साहब, आप कैसे देखते हैं सर? आपके सामने मुख्तलिफ वकला ने अपना बयान भी दिया है, अब आप क्या कहते हैं सर? सदीक साहब की बातें सुनने के बाद जवाब देते हुए मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये डिबेट कहीं और ना निकल जाए। बेहतर यह है कि आज की इस डिबेट को जो आपका पॉइंट है वहां तक महदूद कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात यह है कि 17 मई का जो जजमेंट है उसमें 5 जज साहिबान शामिल थे। 63A के मुतालिक जो फाइंडिंग आई, 3 जज साहिबान का जो मेजॉरिटी फैसला है वो अपनी जगह, और 2 जज साहिबान का फैसला अपनी जगह। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 2 जजों का जो जजमेंट है वो आइन के आर्टिकल 63 के एन मुताबिक है, क्योंकि दोनों ऑनरेबल जजेस ये बात वाज़ह तौर पर कह दी कि आर्टिकल 63 में किसी किस्म की अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 63 के अंदर हर चीज की रिक्वायरमेंट दे दी गई। मुझसे पहले एहसन बून साहब ने भी बात की, शौकत सिद्दीकी साहब ने भी बात की। हम लीगल इश्यूज पे बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 63A में अजहर सिद्दीक साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या 63A में कहीं ये लिखा हुआ है कि जो वोट कास्ट होगा वो काउंट नहीं होगा? अगर ये साबित हो जाए तो मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 63 में ये जुमला नहीं लिखा गया
कि वो वोट काउंट नहीं होगा, बल्कि ये फैसला 3 जज साहिबान का है जिससे मेरा इख्तिलाफ है। दूसरी बात यह है कि जब दस्तूर के मुताबिक हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि जस्टिस फैज इस्सा साहब ने भी एक दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा था कि एहसास मामलात में बेहतर यही है कि सीनियर जजों को इग्नोर ना किया जाए। इसके अलावा जस्टिस मकबूल बाकर जो चंद दिन हुए रिटायर हुए, उनके इंटरव्यू को देख लें, उनमें भी वाज़ेह अल्फाजों में ये था कि सीनियर जजेस को जो है ना एहसास मामलात में शामिल ना करना ये गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि यही जज मेरे साथ बैठेंगे तो तब सही होगा वरना गलत होगा। तो जो 17 मई का ऑर्डर है वो 5 जज थे, और कल जो या परसों जो आपने फैसला दिया उसमें 3 जज साहिबान थे। मैं सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन रहा और हमने इस बात की भरपूर कोशिश की कि ऑनरेबल जजेस को इस बात पर कायल कर दिया जाए कि वो ये मामला जितने के हैं जितने वो फुल कोर्ट के अंदर ले जाएं। उसकी वजह ये थी कि 17 मई का ऑर्डर कुछ है, आपका जो है ऑर्डर कुछ है, और इसी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ऑनरेबल जजेस आसर जज ने ये बात एडमिट की कि अगर माजी में कोई जजमेंट हम तो उसकी जो है सही उसको सही किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दस्तूर के मुताबिक आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर डिफरेंट ओपिनियन आ जाए डिफरेंट बेंच से, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप फुल कोर्ट मीटिंग करें। 3-4 घंटे तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गूमेंट होते रहे कि क्या फुल बेंच कंस्टिट्यूट की जाए या यही बेंच इस केस को सुने। ऑनरेबल जज साहिबान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चूंकि छुट्टियां हैं, हम तमाम जजेस को नहीं जमा कर सकते और सितंबर तक वेट भी नहीं कर सकते। उसमें 2 जज साहिबान की बेंच लोअर में थी, वो आपने खत्म करके आपने मामला ले गए इस्लामाबाद में। क्या ये मुमकिन नहीं था कि दूसरी जो है सूबों में जो जज साहिबान बैठे हुए हैं उनको भी कहते कि अपनी बेंचेस खत्म करें, ये इंपॉर्टेंट इशू आप यहाँ आ जाएं। अब ये कहना कि जी फुल बेंच कंस्टिट्यूट नहीं हुई, फुल बेंच इससे पहले कई दफा कंस्टिट्यूट हुई है और बहुत सारे मैटर को डिसाइड किया गया। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है आप ये देख लें, मैं पार्टियों की बात नहीं करता, पार्टियों के मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टियों को अपनी अना की जंग नहीं लड़नी चाहिए, पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी चाहिए। पर जब हम इन मामला पर बहस करते हैं या कोई बात करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तासर न मिले कि हम किसी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बार काउंसिल पे एतराज़ किया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के अलाकार बन गए, तो मैं विद ग्रेट रिस्पेक्ट अजहर सिद्दीक साहब से कहूँगा कि हमारे छोटे भाई हैं, इस तरह का एलिगेशन लगाने से बेहतर यही है कि आप पहले खुद देखें और ये समझें कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है। ऑनरेबल सर, क्या मैं पूछता हूँ अजहर सिद्दीक साहब से कि आपको याद होगा कि आर्मी चीफ का जब मामला आया तो 3 दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये बात कही कि एक्सटेंशन देने का इख्तियार हमारे पास नहीं है, ना कानून इजाज़त देता है ना आईन इजाज़त देता है। क्या बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ को 6 महीने की एक्सटेंशन नहीं दी और मामला पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया? क्या आज दिन तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? नहीं किया। मैं 1954 से लेता हूँ और आज दिन तक मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि असास मामले में हमने कभी भी फ्री होकर जजमेंट नहीं दिए। और मरहूम नसीम हसन शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने क्लियर कट अपने इंटरव्यू में भी कहा और अपनी किताब में भी लिखा कि इंतहाई अफसोस के साथ कि हम भी आखिर जज हैं, इंसान हैं, हमें भी अपनी नौकरियां प्यारी है, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लिहाजा वक्तन फक्तन अगर 1-2 साल में कोई जजमेंट अगर किसी के कहने पर दे जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो जो ये बात मैं नहीं करता, ये रिटायर्ड जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, जैसे मकबूल बाकर साहब कर रहे हैं, जैसे फैज इस्सा साहब कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पेशावर में जैसे साकिब निसार के साथ जैसे फैज इस्सा बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने एक सवाल किया तो साकिब निसार साहब वहां से उठ के कोर्ट से अंदर चले गए और अंदर जाके उस फैज इस्सा को बैंक से अलग कर दिया गया। तो ये क्या चीजें इदारे को कमजोर नहीं करती? इदारों को कमजोर करने ठीक है सर, ठीक है। जी मैं सिर्फ एक्चुअली कंक्लूड करता हूँ सर,
इदारों को मजबूत करने का हमारा एक बार ये बनता है वकीला बरादरी का कि अगर उनको इदारों को मजबूत करना है तो इदारों के फैसले को, जब उनके फैसले आ जाते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, उस पर हम जब बहस करते हैं तो हम एक वजूद के अंदर रहकर बात करते हैं। और जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट की बात आई है, आज आमिर खान ने भी ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट आनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) में जब आप कोई फैसला करते हैं या किसी को डिस्क्वालीफाई करके घर भेजते हैं तो वो अपने इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि आर्टिकल 184 में सूटेबल अमेंडमेंट की जाए और राइट ऑफ अपील दिया जाए। ठीक, मैं आज भी कहता हूँ कि आइन के आर्टिकल 175 में जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है उसमें भी सूटेबल अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो हम वकील होकर बात करें, पार्टी के और किसी पार्टी का वर्कर होकर हमें नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर, मुझे पे जाना है, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास एक और सवाल लेके। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक जी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, एक सवाल है, थोड़ा सा मैं उस पर एज ए तालिब इल्म कानून के वो भी रख देता हूँ कि सर ये जो जुरिडिक्शन है, मैं पढ़ता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ 3 जुरिडिक्शन आती है। एक जुरिडिक्शन है 184 जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एक जुरिडिक्शन है 185 वो है एपेलेट जुरिडिक्शन, और एक जुरिडिक्शन है 186 वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो ये जो सर 63A के हवाले से जो सदर साहब ने एडवाइजरी जुरिडिक्शन 186 को कोट किया था, और मैं पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने ओपिनियंस मांगा था। तो मेरा आपसे एक तो सवाल ये है कि सर ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जब लोग ये कहते हैं कि ये एडवाइज़ है, ये फैसला नहीं है, तो आप इसको माने या ना माने, तो इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं। दूसरा ये कि सर पार्लियामेंट में 238, 239 है, और आइन के अंदर 175(2) और 97 एग्जीक्यूटिव की जुरिडिक्शन, और 175(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन दी हुई है। मैं यहाँ पढ़ना इसलिए नहीं चाहता कि आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं। तो पार्लियामेंट अगर किसी चीज़ में अमेंडमेंट करना चाहे तो कोई इसमें क्या रुकावट है, क्योंकि बनाया उसी ने है सर, और इख्तियार भी दिया है आप उस पार्लियामेंट के अंडर 238, 239 में। क्या कहते हैं सर? देखें, पार्लियामेंट के राइट के ऊपर तो कोई मैं समझता हूं कि कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और अगर आपने सिंपल इनेक्टमेंट करनी है या किसी एक्ट में आपको तरमीम करनी है, उसमें कोई नई प्रोविजन लेके आनी है, तो उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एक वक्त की ज़रूरत के साथ अगर 1980 के रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं उसको 4 दहाइयों से ज़्यादा कारसा गुजर चुका है, और वक्त के साथ ही जो इंसानों के बनाए हुए कानून होते हैं उनमें वक्त के साथ ही क्या कमी है, वो क्या लैकूना पैदा करते हैं, किस चीज़ को वो कैटर नहीं करते, ये वक्त के साथ पता चलता है। और फिर एक शख्सियत के गिर्द अगर तमाम इख्तियारात हैं, तमाम अथॉरिटी है, तो उससे खराबियां क्या पैदा होती हैं वो भी वक्त के साथ ही पता चलता है। मेरा सिर्फ इसमें ये कहने का मतलब है कि ये बहरहाल तासुर नहीं जाना चाहिए कि अगर आप एक काम जो वाकई रिक्वायर्ड है, मैं खुद ये समझता हूँ कि इसमें रिक्वायर्ड है ये काम, इसको ये नहीं तासुर जाना चाहिए कि आपका कल जो आपके खिलाफ फैसला हुआ है उसके रद्द अमल में आप ये कर रहे हैं। इस पे मेरा ये कहना है कि इस पर देखें, आप रद्द अमल में करेंगे
सुओ मोटो नोटिस लेकर भी वो इस आईनी तरमीम को भी उठा के परे मारेंगे, और अगर आप किसी दूसरे कानून को बनाते हैं तो उसको भी अल्ट्रा वायरस करार दे देंगे। तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि ये एक वक्त की ज़रूरत है, सिस्टम की ज़रूरत है, अदारे की साख की बेहतरी की ज़रूरत है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लेकर इसमें तरामीम की जाए। दूसरा जो आपने सवाल पहले जो आपने सवाल पूछा एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन के हवाले से, देखें प्रेसिडेंट साहब ने एक रेफरेंस भेजा जी कि ये सवाल हैं, इस पर आप हमें अपनी राय दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी। अच्छा, वो राय तो एक हो गई, जो मैंने आपको एक थोड़ा सा एक इशारा किया था कि उसी राय की बुनियाद पर जो रेफरेंस में दी गई लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिट इशू कर दी। अच्छा, वो एक 5 रुकनी बेंच ने इशू की, वो फिर इशू दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उस राय के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले से, तो ये तो एक कानून बन गया, ये तो एक बाइंडिंग हो गई कम अज़ कम अदारों के हवाले से। वैसे भी इस पे जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोई ओपिनियन दिया जाता है तो वो बहरहाल एक बाइंडिंग ज़रूर होती है उसकी, और परसुएसिव वैल्यू होती है। और ये एक ऐसा मैं अब वो मुनासिब नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि ये एक पूरा जो इलेक्शन शुरू हुआ चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद से जो एक वोट में नहा हो गए, और फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि मैं एक वोटर हूँ, मैं एक वोट देता हूँ, मेरा वो वोट जो है वो मिनहा हो जाता है काउंटिंग से, और उसके बाद मैं उस पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहता। लेकिन एक दूसरा शख्स जो मेरे बाद आता है, आया क्या फिर उसको नए सिरे से वो वोट का हक मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये भी एक इसमें बहुत सारे सवालात थे। और जो मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब ने जिस जजमेंट का हवाला दिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401, देखें बात यह है कि 63A के ऊपर किसी भी किस्म की जो इंटरप्रिटेशन है ना, या एक डेफिनेशन हमें नज़र आती है, वो सबसे पहले उसी जजमेंट में आती है। और उसमें 8 जज साहबान ने एक 63A के ऊपर अपनी राय दी, ठीक है जी। और इसीलिए वो जो रिट पिटिशंस थी वो 14-3 के स्कोर से जो है वो खारिज हुई थी, और वो जो 8 रुकनी बेंच का था उससे कंट्रेरी व्यू सिर्फ एक है। इसका मतलब ये है कि वो जो 8 रुकनी बेंच की भी वो राय है 63 के A के हवाले से, वो बाइंडिंग हो गई, क्योंकि उससे अपोजिट व्यू कोई नहीं है उस सारे केस में। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसीलिए ये जरूरी था। इसीलिए ये जरूरी था जब आप उस जजमेंट को डिस्कस भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये जरूरी था कि कम अज कम 9 अरकान पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाता। ठीक है सर, ठीक है, लार्जर बेंच भी जो कह सकते हैं। मैं माहिर कानून जनाब अजहर सिद्दीक साहब के पास एक सवाल लेके आता हूँ, उस पर वो कोई भी कमेंट्स करना चाहें जो हुई है बात। सर एक तो 63A, एक तो 175(2) जो है वो जुरिडिक्शन है सर सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि लॉ और आइन और कानून से हटकर कोई एक नुक्ता, और ख़ुद मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स भी थे कि एक नुक्ते का इजाफा हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 63A में तायात नाअहली को पार्लियामेंट की तरफ रेफ़र कर दिया। लेकिन सर हमने माजी में भी देखा है कि 62(1)F पे तायात नाअहली कहीं नहीं है, लेकिन उसे तायात नाअहली 62(1)F में शामिल कर दिया गया। तो दो बड़े तज़ाद सामने आए हैं कि एक नुक्ते में कभी इजाफा नहीं किया जा सकता और ये मसला पार्लियामेंट को भेज दिया गया, और दूसरा वहाँ 62F में तायात नाअहली कर दी गई, जो कि लोग कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या मेरा एक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जब बाउंडिंग है 175(2) में, तो क्या उससे वो तजाविज़ कर सकती है, और अगर तजाविज़ करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की पोजीशन क्या होगी? एक तो सवाल ये है। दूसरा, पार्लियामेंट जिसको इख्तियार है अमेंडमेंट करने का, क्या वाकई
वो 175(2) या जो सुप्रीम कोर्ट का 175 से लेकर 191 तक जो डिटेल मौजूद है उसमें अमेंडमेंट कर सकती है सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यासीन आजाद साहब हमारे बड़े हैं। मैंने जो सवाल पूछा था ना, उनका जवाब नहीं था उनके पास कि सो मोटो नोटिस क्यों हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो पसंद और नापसंद की बातें हैं ना। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर गलत थी या सही थी, वॉट एवर इट इज, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। कौन कौन हमारे बुकला भाई घरों तक गए थे, क्या क्या जाके कहा था, वो किसी वक्त सारा कुछ सामने आ जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश स्टेट्समैन। हम सियासी जमातों की बड़ी खूबसूरत बात की है इसमें। हर एक को पता है कि कौन किस सियासी जमात का आलाकार बना हुआ है, कौन किस सियासी जमात के साथ लेकर चल रहा है और उसका एजेंडा क्या है। ये मुझे उनमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मैं बात आपके सामने क्लियर कर दूं, डॉक्टर साहब, चूंकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का सवाल छेड़ा था, क्योंकि मैंने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 2 भी थी और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9 भी थी, और उसके पैरा नंबर 4 के अंदर ना, पैरा नंबर 6 के अंदर 166 के अलावा 184(3) का भी डिसीजन है। तो ये सिर्फ एडवाइजरी नहीं है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला मौजूद है। यहां कहा गया कि 2 जजेस ने कह दिया वो डाइसेंट है। इनमें से तो कोई नहीं बोलता जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में रिव्यू के अंदर 5-5 है या 6-4 है, तो फिर तो वो जस्टिस काजी फायद ईसा की जजमेंट भी गलत हुई। ये क्यों नहीं कहते अब इस बात को? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को माननी है, अगर यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मानना है, तो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ अप तू नहीं चलना चाहिए। फिर आपको एक ही बात करनी चाहिए, फिर एक स्टाइल से आना चाहिए। ये आप छोड़ दें, यानी हम बात बड़ी सीधी सी है, हम इवॉल्व कर रहे हैं और चीजों को आगे ले जा रहे हैं। 1973 से अब तक मेरा इस किसी का जवाब नहीं दे सके। 1973 से आज तक इतनी एवोल्यूशन हुई, इतनी डेवलपमेंट हुई ना, रूल्स बदलने की बात हुई। ये आज के दौर में क्यों बात हो रही है और उसकी वजह है, और वजह क्या है? जो कि 63A के हवाले से मैं थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता रहा। चलो, जुल्फकार अली भट्टो साहब ने ना 94 जब आर्टिकल डाला था ना, तो 10 साल तक जो है ना, उन्होंने वोट यानी डिस्कार्ड, ये लफ्ज थे वहां पर। और 3 जो है ना, उससे पहले 3 वजीर आजम, मोहम्मद अली बोगरा, अपने मैं क्या क्या नाम आपको बताऊं, आए चुंदरेगर, वो सारे घर चले गए। और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट है ये, वोट है अमानत, और दीन इस्लाम के अंदर अमानत में खयानत करने की कितनी सजा है। मैंने 3 सूरह अराफ, सूरह अल बकरा, इन सबसे अदालत के सामने रखा था। और 62(1)(f) भी यही है कि आप सगेशियस राइटर्स, और हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई सच्चा तो होना चाहिए, किसी को अमीन तो होना चाहिए। वो म्यार नहीं हो सकता आका दो जना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ना। हम कंपैरिजन कर सकते हैं उस जात के हवाले से, लेकिन हम ये पूरी दुनिया में सोसाइटल वैल्यूज है। अभी आपने बोरिस जॉनसन का देखा नहीं क्या हाल हुआ? वह मामूली चीज के, और पाकिस्तान में कानून में लिखा है, आइन में लिखा हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, और हम पसंद और नापसंद की बातों की तरफ चल निकलते हैं। 1 मिनट रह गया सर आपका, 1 मिनट सर, मैं ये देखे ना, मैं कोशिश करता हूं मैं 1 मिनट के अंदर और बात खत्म कर दूं। इसी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे वो वकला जो हुकूमती वकला थे। इरफान कादर ने जिस तरह की जुबान है, मैं अक्षर शर्म से झुक जाता है। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, कोई उठ के खड़ा हुआ वहां? नहीं उठ के खड़ा हुआ। अगर इनको अदलिया की इज्जत और तकीर का ख्याल होता तो खड़े होते, उसकी जुबान बंद करते, उसे रोकते कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। और क्या, और मैं तो हैरान हूं, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे तो रुकने उठने से मना किया। मैंने कानूनी बात ही करनी थी, लेकिन जजेस ने बड़ी बुर्दबारी से उनकी बात सुनी, बड़े आराम से। और याद रखिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ है, ये फैसला पाकिस्तानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इस बात को, वो जो कुछ जजेस के हवाले से बात करें ना, खुदारा इस मुल्क की तारीख को आगे लेकर जाएं। ये सियासी जमातों के आलाकार होना बंद कर दें और मुल्क को, यानी आप अवामी बात करें ना, इस बारों ने या बार काउंसिल अवामी मफाद के लिए क्या कुछ किया है, जरा बता दें, हम भी सुनना चाहते हैं, हमें भी पता चले। तो ठीक है सर, टाइम सर आप उनको भी देना है सर, इक्वल टाइम है, इक्वल टाइम के आलाकार बनने से भी एहतियात करनी चाहिए। इक्वल टाइम। यासीन आजाद साहब क्या कहते हैं सर? 100% इत्तेफाक करता हूं। यासीन आजाद साहब की बारी है सर। अजहर सिद्दीक साहब खामोशी से सुनाए, आप भी सुन ले वो क्या कहना चाहते हैं, जवाब देंगे वो। जी यासीन साहब। अजहर सिद्दीक साहब की बातों का जवाब देना है मुझे क्या? नहीं सर, मैं तो आपसे पूछा है सवाल वही कि 62(1)(f) कहां से आ गया,
ये बताइए, एक तरफ तो ये कोर्ट कहती है 175(2) में एक उठा सकते हैं। जी सर, अंदाज में बात कर रहे हैं, उनके किसी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो अपने ही जो नुमाइंदे जिनको चुन के बैठे हैं उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो लगता है कि अगर सिद्दीक साहब के इल्जाम लगाना इसीलिए आसान हो गया कि जिन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं उनका काम भी इल्जाम लगाना है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बात यह है कि पार्लियामेंट का अदारा वो कानून साज अदारा है जो कानून बनाता है और मुल्क के सिस्टम को चलाता है। 1973 के आइन की बात इन्होंने की, ये सब हलाली बुक खाली देखने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। और 184(3) का इस्तेमाल जिस तरह हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पसंद किया, जिसको आप कहते हैं कि हमारी ऑथोरिटी है, मैं उससे कभी भी एग्री नहीं करता। पर अगर आप किसी को 184(3) में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सपोज जिस तरह मियां नवाज शरीफ को आपने हकामा से ग्राउंड से फारिग करके भेज दिया, तो आप ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ के पास इंसाफ के असूल के लिए कौन सा दरवाजा रह जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि 184(3) में जब किसी के खिलाफ आप कार्रवाई करें तो उसको राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। मैं 2012 में जब इंडिया में अपना 200 से आदमियों का डेलीगेशन लेके गया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी बात हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने स्लो मोटर एक्शन कितनी दफा लिया, तो उन्होंने कहा हार्डली एक दफा लिया। मैंने कहा आपके यहाँ तरीकाकार क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तरीकाकार यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज आपस में बैठते हैं, हमने पैरामीटर तय किए हुए हैं। जब कोई पिटिशन हमारे पास आती है तो तमाम जज साहिबान बैठते हैं, पहले उस पिटिशन का बाद अगर वो समझते हैं कि इस पिटिशन में कोई जान है या नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि इसको कोर्ट में फिक्स किया जाए। कोर्ट में हम फिक्स करते हैं, लेकिन हम ये पॉइंट भी कंसिडर करते हैं कि क्या हम वो जजमेंट दें जिसको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, वो पहलू भी हम कंसिडर करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये कब कहता हूँ कि आप ये न करें, कानून साज इदारा सबसे बड़ा इदारा है, उसी की वजह से अदालतें वजूद में आई, उसी की वजह से दूसरे इदारे भी वजूद में आए। तो कानून बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है वो पार्लियामेंट का ताल्लुक है और उसकी तस्दीक करना अदलिया का काम है। तमाम इदारों की अपनी आईनी हदूद मुकर्रर हैं, वो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर अगर काम करेंगे तो कोई दूसरे पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे यहाँ पर्सन डिफरेंट टाइप के जजमेंट आ जाए और डिफरेंट टाइप के जजमेंट हमें आने के बाद हर बेंच का अपना डिफरेंट ओपिनियन हो जाए, तो उस ओपिनियन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास रास्ता ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को बैठाएं और वो तमाम जजमेंट अपने सामने रखें और एक ऐसा जजमेंट दें जो उन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। जैसा शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कहा कि 8 रुकनी बेंच का जजमेंट आपने उसको बस कंसिडर नहीं किया बराबर पे, पर अगर नहीं किया तो क्या 3 जजों का जजमेंट वैलिड है? अगर सिद्दीक साहब बड़ी बात कर रहे हैं, वो वैलिड है कि 8 जजों का जजमेंट? सर बिल्कुल 8 बेंचों का भी किया, 8 मेंबर का किया, वो जजमेंट में लिखा हुआ है सर, 8 मेंबर का बिल्कुल डिस्कस किया सर। मैं आपके मामले में नहीं बोला। अगर सिद्दीक साहब अंसारी आपने बहुत कुछ कहा, हमारे खिलाफ इल्जाम भी लगाए, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। अब दूसरे को सुनने की आदत डालें, ये पीटीआई वाली आदत मत रखें। आप वकील हैं, आप उस सर ये पीटीआई वाली आदत नहीं है ना सर, बात जब गलत हो रही है। नहीं, आपका काम वही है। 8 मेंबर का बेंच सर उस फैसले में डिस्कस हुआ है सर, बड़े अदब के साथ सर। नहीं, आपने इतना बोला, मैं बीच में आपको मैंने इंटरफेयर किया? नहीं, सर मैं इजाजत के साथ, मैं आपकी इजाजत के साथ कह रहा हूँ कि 8 मेंबर का फैसला जो परसों फैसला हुआ उसमें डिस्कस हुआ। प्लीज आखिरी सेकंड है सर, आखिरी सेकंड है, बोले यासीन साहब, आखिरी 2-3 सेकंड है। आखिरी सेकंड में मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे इदारों को होश के नाखिल लेना चाहिए और रास्ता वो निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त क्राइसिस में मुश्किल सूरत हाल में है, उससे निकालने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और जो मामला इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं जमहूरी सिस्टम में फर्सन वो मेरे नजदीक नहीं होनी चाहिए। 3.5 साल तक हुकूमत जो है ना, हमारी अदलिया इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ये 3 महीने के अंदर कई केस डिसाइड हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि इससे मुल्क क्राइसिस में आता है।
इसको कराची से निकाले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ये का। साथ दिन आ गए। हसन बोन भी शामिल थे। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।